रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दुर्गेश हरियाणा की हट्टी कट्टी औरत थी, जिसकी खड़ी बोली सुनकर हर कोई खौफ खा जाया करता था। दुर्गेश के एक लौते बेटे ने अपनी मर्जी से हीना नाम की लड़की से शादी की थी। हीना एक पढ़ी लिखी मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की थी, जिसको अपनी सास की खड़ी बोली अक्सर ही खटक जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन माधव और हीना डिनर के लिए बाहर जा रहे होते हैं। हीना बहुत ही सुंदर शॉर्ट ड्रेस पहनकर रेडी होती है, जिसे देखकर दुर्गेश बोलती है, ओहो कतई चाड़ा पाड़ दिया। हीना कौन से बच्चे के लत्ते फंसा लिया तने? माँ, ये किसी बच्चे के नहीं, हीना के ही कपड़े हैं। तू क्या ज्यादा जबान चला रहा से? जब मैं बहू से बुझन लाग रही, फिर तू क्यों जवाब देवे है? माँ जी, ये शॉर्ट ड्रेस है, आजकल सभी यही पहनते हैं। अच्छा देख बहू, मने को नहीं बेरा कौन पहने हैं और कौन नहीं। मने इतना बेरा है, तू या नहीं पहनेगी। पर क्यों माँ जी, कितनी प्यारी ड्रेस तो है, और वैसे भी मैं आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ, मुझे ये सब पसंद है। घड़ी मत ना बोले, जितना कहूँ उतना कर ले, ना तक किते भी जाने की कोई जरूरत को नहीं। बालक जिसे लत्ते पहन के। माँ क्या आप भी जाने दो ना, कभी तो चलता है। जो कहूँ सो कर ले, ना तो मेरे तो बुरा को नहीं होगा। अपनी सास की बात सुनकर हीना बुरा सा मुंह बनाकर वापस से अपने कमरे में जाती है और थोड़ी देर में एक अच्छी सी साड़ी पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर दुर्गेश बोलती है, इब लागी है कि कोई मानस है तू। बेरा के आजकल की लुगाइया के पहने से इब जीत जाना है जा, पर टाइम ते आ जाइए। माधव और हीना घर से डिनर के लिए निकल जाते हैं और कुछ घंटों बाद डिनर करके घर वापस आते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दुर्गेश हीना की किसी न किसी बात को लेकर बहस होती रहती थी। एक दिन हीना फेस पैक लगाकर आंखों पर खीरे रखकर आराम से अपने कमरे में बैठी होती है। तभी वहाँ पर दुर्गेश आती है और हीना की आंख से एक खीरा उठाकर खाकर बोलती है, आए बहू क्या कर रही है? और यो क्या गोबर जैसा लगा के बैठी है? माँ जी, ये गोबर नहीं है, नीम का फेस पैक है, इससे स्किन क्लीन और ग्लोइंग हो जाती है। यो क्या सौदा है? ऐसा भी होया करे, या जो खीरे तू अपने दिद्या पे रखी है इन्हें खा ले, माड़ा शरीर मोटा हो जाएगा। माँ जी, आपको दिख नहीं रहा क्या, मैंने फेस पैक लगा रखा है, फिर भी आप मुझसे क्यों बुलवा रही हो? मेरे चेहरे पर रिंकल्स आ जाएंगे। ओ मेरी बेटी, फिर तू अपना मुंह बंद कर ले। मैं कौन सा कहूँ सू, तू मेरे गिल्ला बात कर। मैं इतना कहना आई हूँ, या अपने चेहरे का गोबर धो के मेरे खातिर चाय बना दे और मीठा तेज गालिए, मेरे ताई पी न जा थारी शुगर फ्री चाय। माँ जी, एक तो आपकी ये बोली वैसे ही इतनी खतरनाक है, ऐसा लगता है बात कम कर रही हो, बम ज्यादा मार रही हो। आप थोड़ा आराम से बात नहीं कर सकती? देख छोरी, घना बोलने की कोई जरूरत को नहीं। मैं सू हरियाणा की, मारी तो बोली ऐसी है तो मैं तो नू ही बोलूंगी। अब तू मेरे ताई चाय लेकर आ। हीना फेस पैक सुखाकर अपना चेहरा वॉश करती है और फिर दुर्गेश के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। वो घर के बाकी कामों में लग जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। अब हीना को अपनी सास की बात बात पर रोक टोक करने की आदत और उसकी खड़ी बोली बहुत खटकने लगती है, जिसके चलते दोनों की तू मैं अब और ज्यादा बढ़ने लगती है। कुछ वक्त बाद हीना को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। जैसे ही हीना ये बात घर वालों को बताती है, सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं और दुर्गेश हीना से बोलती है, बहू मेरी बात ध्यान से सुन ले। इब अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रखिए, या जो तू खावे है ना बर्गर पिज्जा मोमो टोमो, इब कती ना खाने। मेरे होने वाले पोता पोती जी भी होंगे ना, एकदम मोटे ताजे होने चाहिए। माँ जी, अगर बेबी मोटा पैदा नहीं हुआ तो आप साइकिल के पंप से उसमें हवा भर देना। वाह बेटे, मौज कर दी। बहू तू भी मजाक करया करे है, जिसा कहूँ उसा कर ले। बालक पैदा करना कि मैं कोई मजाक कोनी। देसी घी का दबा के और हरी सब्जियाँ, तू चिंता मत कर, मैं आप दूंगी तने बढ़िया बढ़िया चीजें बना के। माँ जी, आजकल प्रोटीन शेक, आयरन, विटामिन, कैल्शियम सबकी दवाइयाँ मिलती हैं। मुझे ये घी नहीं खाना और बेबी को जन्म देना है, मुझे भैंस नहीं बनना। जिब करन पे आगी ना फिर बेरा पट जाएगा। इबे तू जा आराम कर ले, बाकी मैं देख लूंगी। तेरे ताई के अच्छा है के बुरा, मैंने सब बेरा है मेरी कटरीना।
माँ जी वो कैटरीना है, कटरीना नहीं। हाँ हाँ वाय होया करे, जा तू आराम कर। दुर्गेश की बात सुनकर हीना कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है। दिन गुजरते जाते हैं। दुर्गेश हीना का और उसके पेट में पल रहे बच्चे का खूब ख्याल रखती है। उसे सब्जी रोटी में घी डाल डाल कर देती है। दोनों टाइम दूध पीने को देती है, जिसके चलते हीना काफी मोटी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन घी से लबालब करते हुए जवे बनाकर दुर्गेश हीना के पास लाती है और बोलती है, हिना या खा ले गर्मा गर्म। माँ जी हद हो गई, मेरी हालत तो देखो कैसी हो गई हूँ। अरे भैंस से भी ज्यादा मोटी हो गई हूँ। फेर के हो गया तने बेरा है, हमारे हरियाणा में 4-4 लीटर देसी घी नू ही पी जाया करे। आपकी बोली की तरह आपकी सोच भी गवार है। इतना वेट बढ़ गया है मेरा, मुझे डर लग रहा है कहीं मेरा ऑपरेशन ना हो। अब मेरी हालत तो देखो क्या कर दी है खिला खिला कर। हद है, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जिसे कुछ पता ना हो। पर नहीं, आपको तो हर जगह अपनी ही चलानी होती है। हिना मैं तेरा भला चाहूँ सू, जीवे करन लाग रही हूँ ये सब, तू ते मने गलत बनान लाग रही है। क्योंकि आप है गलत, अब मुझसे दूर रहो बस, समझी। मुझे नहीं खाना ये सब, वो तो आपका बस नहीं चलता, वरना पता नहीं क्या क्या खिला दो मुझे। हीना की बात सुनकर दुर्गेश को काफी बुरा लगता है, पर वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और दुर्गेश अपनी मर्जी से अब हीना को कुछ खाने को नहीं देती। बस जो हीना का मन करता वो वही खाती और दुर्गेश उसे बनाकर दे देती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन हीना को लेबर पेन शुरू हो जाता है। दर्द में करहाती हुई हीना को दुर्गेश हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां उसे लेबर रूम में डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है। और कुछ घंटों बाद लेबर रूम से बच्चे के रोने की आवाज आती है। थोड़ी देर बाद दुर्गेश अपनी बहू से मिलने के लिए उसके पास जाती है। तभी डॉक्टर बच्चे को दुर्गेश के हाथों में देते हुए हीना से बोलती है, हीना अपनी सास को थैंक यू कहो, उन्होंने 9 महीने तुम्हारी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। तुम्हारा वेट और बेबी बम देखकर लग रहा था कि तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा, पर तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत थी और जो भी तुमने चिकना खाया था उसी से तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल हुई है। मैं तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाती हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और डॉक्टर की बातों को सुनकर हीना को अपनी गलतियों का एहसास होता है, जिस पर वो अपनी सास से माफी मांगते हुए बोलती है, माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा आपको गलत समझा और आपकी बोली आपकी केयर को गवारपन का नाम दिया, बल्कि आपने हमेशा मेरा भला चाहा। आपकी वजह से आज मैं और मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ और मस्त है। माफ कर दो मुझे माँ जी। ना बेटा रोते कोनी, या ते खुशी का मौका है, खुश हो जा। मेरी बात याद रखिए, बड़े बूढ़े जो किया करे हैं वो सोच समझ के ही किया करे हैं। और रही बात हमारी बोली की, तो मैं हरियाणवी हूँ, मेरे प्यार में भी खड़ापन होवे है। कदे भी किसी इंसान की बोली ते उसके दिल का अंदाजा को नहीं लगाना चाहिए। अपनी सास की बात सुनकर हीना की आंखें नम हो जाती है। कुछ देर बाद दोनों सास बहू घर आते हैं और अब मॉडर्न बहू और हरियाणवी सास मिलकर नन्हे मेहमान को खूब प्यार करते हैं। शीना अपना घर चलाने के लिए एक मॉल में काम किया करती थी। वो बहुत ही समझदार और सुंदर लड़की थी, जिसने अपनी मर्जी से ही शादी की थी। शादी के 1 साल बाद अचानक से ही उसके पति गर्भित का काम छूट गया, जिसके बाद उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। ऐसे में घर के हालात बिगड़ते रहे और उन्हीं हालातों को संभालने के लिए शीना को अपने कदम घर से बाहर निकालने पड़े। जब से लेके अब तक शीना ही घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रही थी। एक दिन वो अपने पति से बोलती है, गर्वित मैं खाना बना रही हूँ, पानी नहीं है, प्लीज बोतल भर दीजिए, पानी ठंडा तो भी हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा, खुद कर लो, मैं बिजी हूँ अभी। ऐसा क्या कर रहे हैं आप? दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? मैं फोन में लूडो खेल रहा हूँ। कोटी काट दी किसी ने, कभी सुना नहीं है? नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ हाँ, अब तुम्हारे साथ ही तो घटना घटित होगी, बस लूडो के किंग तो तुम ही हो। अरे यार बकबक बंद करो, मूड मत खराब करो मेरा। पता नहीं कैसा पति मिल गया मुझे, कुछ समझता ही नहीं है, बस पलंग तोड़वा लो। शीना बोतल भरकर रख देती है और खाना बनाने के बाद गर्भित को खाने के लिए बुलाती है।
दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन गर्भित एक हाथ में फोन लेकर फोन में ही देखता रहता है, जिसकी वजह से जब वो निवाला खाने की कोशिश करता है तो वो रोटी को सब्जी की जगह सूखी लाल मिर्च में डुबोकर खा लेता है और जिसके बाद वो चिल्लाता हुआ बोलता है, मेरे मुंह से पानी पानी। ये लीजिए पानी। अरे पागल हो गया बिल्कुल तुम, इतनी ज्यादा लाल मिर्च कौन डालता है सब्जी में? अभी तक मुंह जल रहा है मेरा। हो गया तुम्हारा चिल्लाना, पहले खुद को तो देख लो, सब्जी में ही रोटी डाली थी या लाल मिर्च में? जो खाओगे वही आएगा ना मुंह में, बिल्कुल आलसी होते जा रहे हो। हाँ तुम बड़ा जैसे मुझे खुश रखती हो। गर्वित तुम तो रहने दो, हद मचा रखी है तुमने तो बिल्कुल। यू टू शीना मैडम। दोनों खाना छोड़कर अलग अलग कमरे में चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद गर्भित अपने दोस्त के साथ लैपटॉप पर वीडियो कॉलिंग करने वाला होता है और अपनी एक मैरून कलर की शर्ट ढूंढ रहा होता है। जब वो शर्ट उसे कमरे में कहीं पर भी नहीं मिलती तो वो बाथरूम में जाकर चेक करता है, जहां वो शर्ट गंदे कपड़ों में पड़ी हुई होती है। तभी वो चिल्लाकर शीना को आवाज लगाता है, शीना जल्दी इधर आओ। यार क्या है ये सब, एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। यू ऑलरेडी नो ना कि मेरी आज वीडियो कॉल है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? अरे तुमने मेरी फेवरेट शर्ट नहीं धोई, अब क्या पहनूं मैं? गुस्से में होकर गर्भित खुद ही अपनी शर्ट को धोने लगता है और कुछ ही देर के बाद जब वो सूख जाती है तो उसे खुद प्रेस करने लगता है, लेकिन प्रेस करना ना आने की वजह से वो शर्ट को जला देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही परेशान होता है और खुद से कहता है, अरे ये क्या कर दिया मैंने, अपनी पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। खैर कोई नहीं, अब भूख लग रही है, शीना भी नहीं है तो मुझे ही बनाना पड़ेगा खाना। गर्भित एप्रन पहनकर रसोई में जाता है और फ्रिज से कुछ सब्जियां निकाल कर बनाने लगता है और पराठे बनाने के लिए जब वो आटा उतारता है तो सारा आटा खुद पर ही गिरा लेता है और कुछ ही देर के बाद उसके जले हुए टेढ़े मेढ़े पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं और जब वो उन्हें खाने बैठता है तब छी, कितना बेस्वाद जला हुआ खाना बनाया मैंने। मैं इतना बेकार खाना बनाता हूँ पता नहीं था। गर्भित वो खाना जाकर डॉगी को खिला देता है, लेकिन वो इतना ज्यादा जला हुआ होता है कि डॉगी भी उसे नहीं खाता। शाम के वक्त जब शीना ऑफिस से घर आती है तो सोफे पर बैठकर वो गर्भित को आवाज लगाते हुए कहती है, गर्भित मैं आ गई हूँ, आप कहाँ हैं? प्लीज मेरे लिए एक गिलास पानी ला दीजिए। उसे कोई आवाज नहीं सुनाई देती। वो फिर से गर्भित को आवाज लगाती है और खुद ही जाकर देखती है। शीना जैसे ही रसोई में कदम रखती है तो देखती है कि पूरी रसोई तहस नहस हो चुकी है, सारा सामान बिखरा पड़ा है। वो गर्भित को ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते जब वो अपने बेडरूम में जाती है तो देखती है कि गर्भित वहाँ पर अजीब से तरीके से सोया हुआ है। वो उसे छोड़कर रसोई की सफाई करने लगती है, जिसके बाद वो शाम का खाना बनाती है। इतनी देर के बाद वो खुद ही वहाँ पानी पीती है कि तभी गर्भित वहाँ पर उबासी लेते हुए आ जाता है और तब शीना उससे बोलती है, हो गई आपकी नींद पूरी? और ये रसोई का क्या हाल बना रखा है? तुम मेरे लिए खाना बनाकर नहीं गई, इसलिए मैंने खुद बनाया, लेकिन खाया नहीं क्योंकि जला हुआ इतना था। मैं आपके लिए ऑलरेडी खाना बना कर गई थी, बाहर टेबल पे रखा है। तो बताना चाहिए था ना। लीव इट गर्भित, खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। दोनों जाकर फिर से खाना खाते हैं और रात को जब वो दोनों अपने कमरे में होते हैं तो उन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होता है। साथ में शीना गर्भित को भी समझाती है और इस तरह कुछ देर ठंडे दिमाग से बात करने के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार से बातें करने लगते हैं। गर्भित आई नो आप मेरे और काम ना मिलने की वजह से और भी चिड़चिड़े हो गए हैं। मुझे भी आपको ऐसे टीज नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी गर्भित। इट्स ओके शीना, मेरी भी गलती है, मुझे तुमको इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, लाइट्स ऑफ कर दीजिए। तुम लेट जाओ, मैं अभी करता हूँ। इतना कहकर गर्भित अपनी चप्पल उठाकर स्विच पर मारता है, जिससे लाइट्स ऑफ हो जाती है। अगले दिन वो दोनों एक साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी शीना उससे बोलती है, गर्भित आपके पीछे वो शॉपिंग बैग रखा है, जरा देना। अभी देता हूँ जान। गर्भित अपने पास रखे लंबे डंडे से उसे बैग उठाकर दे देता है और शीना ऐसे में उससे बोलती है, गर्भित
ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे क्यों दे रहे हैं? देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ। इसे स्मार्ट नहीं, आलसपन कहते हैं। ओह, अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ, अभी ना मैं जब रूम में थी तो फैन बहुत हिल रहा था, शायद उसका नट लूज हो गया है। तो आप याद से फैन ठीक करवा देना और पैसे कबर्ड में रख दिए। ठीक है जी। ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना और फैन जरूर ठीक करवा लेना। ओके, कर दूंगा, अब जाओ। उसके जाने के बाद गर्भित कभी घर में खाता है, कभी सोता है, तो कभी उठकर पसरकर टीवी देख रहा होता है। कभी तो वो अपने फोन में लूडो खेलता है और कभी चैटिंग करता है। शाम को जब शीना ऑफिस से घर लौटती है तो देखती है कि गर्भित का सारा ध्यान टीवी के एक कॉमेडी सीन देखने में लगा हुआ है। तभी वो उससे बोलती है, गर्वित, तुमने फैन ठीक करवा लिया क्या? हाँ, हो गया। पक्का ना गर्वित? हाँ शीना, सब ठीक हो गया। शीना फ्रेश होकर डिनर बना लेती है और दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं, जिसके बाद वो लोग सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पर गर्भित तो पहले ही बेड पर जाकर लेट जाता है। तो वहीं शीना जब फैन ऑन करती है तो फैन अचानक से घूमता हुआ जोर से गर्भित के सर पर जाकर गिरता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और शीना फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसके सारे टेस्ट करने के बाद शीना से कहते हैं, मिसेस शीना, आपके हस्बैंड को काफी सेंसिटिव जगह पर चोट लगी है। अगर आप सही टाइम पर उन्हें नहीं लाती तो शायद उनकी याददाश्त ही चली जाती। डॉक्टर वो कब तक रिकवर हो जाएंगे? देखिए, आपको उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वो किसी भी तरह की टेंशन ना लें और आपको उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और वो हमेशा खुश रहें। शीना गर्भित से मिलने जाती है। अब आप कैसे हैं गर्वित? सर बहुत दर्द कर रहा है शीना। कोई बात नहीं, आप रेस्ट कीजिए। शीना, मुझे माफ कर दो। मैं सच में बहुत निकम्मा और आलसी पति हूँ। तुमने इतना सब कुछ कहा मुझे, मैंने तुम्हारी एक बात नहीं सुनी। अगर सुन ली होती तो मेरे साथ आज ये नहीं होता। शीना उसे डिस्चार्ज करवाकर वापस घर ले आती है। कुछ ही हफ्तों के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। साथ ही शीना की सारी बातों को अच्छे से मानता है। वो कुछ कंपनीज में फिर से इंटरव्यू के लिए भी जाता है और एक कंपनी में उसका सिलेक्शन हो जाता है, जहां पर मेहनत करके वो फिर से पैसे कमाना शुरू कर देता है और दोनों मियाँ बीबी खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। आरोही और नैना मुंबई की एक MNC कंपनी में जॉब करने वाली सेल्फ डिपेंडेंट लड़कियां थी। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल बहनों की तरह रहती थी। आरोही की शादी मुंबई के एक पुलिस इंस्पेक्टर राहुल से फिक्स हो चुकी थी और ऐसे ही उसकी शादी के फंक्शंस में हल्दी वाले दिन आरोही येलो कलर का लहंगा पहनकर अपनी हल्दी की सेरेमनी में हल्दी लगवा रही होती है। तभी उसकी माँ कोमल उससे कहती है, मेरी बिटिया, अब तो तू चली जाएगी ससुराल। ससुराल में सबको प्यार देना बेटा, और अपनी सास को अपनी माँ समझना। हाँ माँ, सबको अपना ही समझूंगी। अब तुम रोने धोने मत लग जाना। हाँ हाँ, जब तू अपनी बेटी की शादी करेगी ना, तब पता चलेगा तुझे। तभी वहाँ पर नैना आ जाती है और आरोही को हल्दी लगाते हुए बोलती है, और हाँ, मुझसे मिलने आती रही हो। पता चला शादी के बाद तू मुझे भूल गई। पागल, तुझे कैसे भूल सकती हूँ मेरी जान। इसी तरह शादी वाले दिन राहुल जोरों शोरों से बारात लेकर मैरिज होटल में पहुंच जाता है। तभी पंडित जी बोलते हैं, ओम मंगलम। जजमान, कन्या को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। जी पंडित जी, अभी बुलाती हूँ। आरोही की माँ कोमल होटल के कमरे में जाकर देखती है कि आरोही है या नहीं। वो चारों तरफ ढूंढने लगती है। परेशान होकर जब वो उसे कॉल करती है तो देखती है कि आरोही का फोन तो बेड पर ही है। आरोही की माँ नैना को फोन करती है और उसे कमरे में बुलाती है। थोड़ी ही देर के बाद जब नैना वहाँ आती है तो कोमल उससे बोलती है, नैना बेटा, आरोही कहाँ है? तुझे कुछ पता है? आंटी जी, मुझे नहीं पता आरोही कहाँ है। हाय बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं क्या करूं? नीचे बारात है, इतने रिश्तेदार हैं, मैं क्या दूं जवाब जाकर नीचे? आंटी, कुछ नहीं होगा, आप प्लीज संभालिए खुद को। आरोही यहीं कहीं होगी, अभी वापस आ जाएगी। कोमल और नैना काफी देर तक आरोही के आने का इंतजार करते हैं, पर वो नहीं आती। तभी कोमल नैना से कहती है, बेटा, तू मुझे अपनी माँ समझती है ना, तो जा मंडप में घूंघट करके बैठ जा। आंटी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं?
है। बेटा तू समझ क्यों नहीं रही है, ये लोग पुलिस वाले हैं, इतना बड़ा खानदान है, मेरी बड़ी बदनामी होगी। बेटा मुझे इस बदनामी से बचा ले। पर ये बाराती, ये दूल्हा, ये सब कुछ आरोही के लिए आए हैं। मैं दुल्हन कैसे बन सकती हूँ? बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इज्जत आज तेरे हाथों में है, अपनी माँ की लाज रख ले बेटा। कोमल उसको बहुत समझाती है, जिस पर नैना मान जाती है और शादी के मंडप पर दुल्हन के जोड़ा पहनकर घूंघट में जाकर बैठ जाती है। थोड़े ही समय बाद पूरे विधि विधान से उसकी घूंघट की आड़ में शादी हो जाती है और नैना और राहुल एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। कोमल विदाई की रस्मों की तैयारी करती है, तभी एक आदमी की जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे रे, आरोही बिटिया बाहर मरी पड़ी है, उसको करंट लगा और वो छत से गिर गई, मर गई, जल्दी आओ। सभी लोग बाहर भागे भागे जाते हैं और हंसी खुशी का वो माहौल मातम में बदल जाता है। राहुल जल्दी से दुल्हन का घूंघट हटाकर देखता है तो वो नैना को देखकर हैरान हो जाते हैं। कोई भी इस सब को समझ नहीं पाता, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वहीं कोमल रोते हुए सभी को सारी सच्चाई बताती है कि आखिर किन हालातों में उसे आरोही की जगह नैना को मंडप में बिठाना पड़ा। जिसके बाद राहुल सब कुछ सोच समझकर नैना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। इस सब के बाद जहां एक तरफ नैना की डोली उठती है तो वहीं दूसरी तरफ आरोही की अर्थी उठती है। इतना सब हो जाने के बाद नैना का उसके ससुराल में स्वागत किया जाता है। धीरे धीरे नैना सभी के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है और ऐसे ही एक दिन उसकी सास तरुणा उससे बोलती है, अरे आरोही तो मर गई, लेकिन तू क्यों शादी के मंडप में बैठ गई? इतनी भी क्या जल्दी थी तुझे? और तू मान कैसे गई? जरा भी दिल नहीं कांपा क्या तेरा ये सब करते हुए? अब इनको क्या पता कि असल में तो आरोही की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि मैंने उसे जानबूझकर मारा था। राहुल मुझे बहुत पसंद था। खैर ये सच तो किसी को बता भी नहीं सकती हूँ, पर अब मुझे बेचारी बहू होने का ड्रामा तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही ससुराल में नैना की पहली रसोई होती है और वो तरह तरह के पकवान बनाती है। कुछ ही देर में सारे मेहमान वहाँ आते हैं और नैना सभी को खाना परोसती है। तभी उनमें से एक औरत बोलती है, अरे तरुणा, भगवान ने बहू तो तेरे ताई कति घनी कसुत्ती देई है, बिल्कुल गुणी और कति सुथरी, और खाना भी देख के स्वादिष्ट बनाया है इसने। एक बात तो माननी पड़ेगी तरुणा, बहू पसंद की कोई और, फोटो आई किसी और की और दुल्हन बनकर आई कोई और। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और तरुणा आए दिन नैना की बेइज्जती करने लगती है। तो वहीं नैना की अपने घर की प्रति जिम्मेदारियां और मेहनत लगन देखकर राहुल को नैना से प्यार हो जाता है। और एक दिन शाम को जब राहुल ऑफिस से घर आता है तो वो नैना के लिए एक हीरो का हार लाता है और उसे देते हुए बोलता है, नैना, आई लव यू। तुम्हारा और मेरा मिलना ये कुदरत का करिश्मा था, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही लिखे थे, तभी तो एंड टाइम पर तुम ही मेरी दुल्हन बनी। और तुम्हारे लिए भी ये सब करना बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन तब भी तुम इस घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती हो। आई रियली लव यू। आई लव यू टू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आखिर घर में कोई तो है जो मुझे अच्छा समझता है। कौन तुम्हें गलत समझता है या कहता है, बताओ। अरे जी, कोई भी तो नहीं। अच्छा मुझे बताइए, आपका दिन कैसा रहा आज का? ठीक ठाक ही था। क्यों ना हम इस पति पत्नी के रिश्ते को आगे बढ़ाएं? क्यों नहीं जी। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम मेरी वाइफ हो। मैं भी बहुत नसीब वाली हूँ जो मुझे आप मिले, या यूँ कहो कि मैंने आपको किस्मत से जबरदस्ती छीना है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं और अपने पति पत्नी के रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं और अपने इस खूबसूरत लम्हे को जी भरकर एंजॉय करते हैं। अगली सुबह जब तरुणा सीढ़ियों से उतर रही होती है तो अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। साथ ही दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। नैना और राहुल तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करके उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा देते हैं। तो वहीं उसे 3 महीने का बेड रेस्ट भी बताते हैं। सभी लोग तरुणा को लेकर घर लौट आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं
और नैना अपनी सास की खूब सेवा करती है, उनके सारे काम करती है, जैसे कि उन्हें ब्रश करवाना, खाना खिलाना, दवाई देना, उनके कपड़े चेंज करना। इतना ही नहीं, जब तरुणा धीरे धीरे ठीक होने लगी तो नैना उनका हाथ पकड़कर उन्हें सुबह शाम पार्क में वॉक करवाने भी ले जाया करती। ये सब देखकर तरुणा की भी आंखें भर आती हैं और एक दिन जब वो बिल्कुल ठीक हो जाती है तो नैना से बोलती है, अरे बहू, आज मैं तेरी बदौलत अपने पाँव पर खड़ी हूँ। अगर तू न होती तो शायद मैं जीवन भर के लिए लंगड़ी हो गई होती। माँ जी शुभ शुभ बोलिए, भगवान जी है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तभी तो हमें तू मिल गई। हमारे नसीब में कुछ अच्छा ही लिखा होगा, तभी तो तू हमें मिली। लेकिन बेचारी आरोही के साथ भी बहुत ही बुरा हुआ। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। माँ जी वो जहाँ भी हो, भगवान उन्हें बस खुश रखे। तभी वहाँ पर राहुल आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है और बोलता है, माँ वैसे नैना की कितनी ही तारीफ करो, कम ही होगी। पुलिस स्टेशन में तुम्हारे हाथ का बना लंच खाकर तो सब तुम्हारी वाह वाह करते हैं। वो तो है, तभी तो देख आज मैं अपने पैरों पर चल पा रही हूँ। इस तरह आरोही की मौत एक हादसा बनकर रह जाती है और हमेशा हमेशा के लिए उसकी मौत का राज दफन हो जाता है। तो वहीं नैना हमेशा के लिए उसकी जगह लेकर अपने पति और अपनी सास के साथ अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।